नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पर जितना ध्यान फोकस कर रहे हैं, पिछले करीब डेढ़ पौने 2 महीने में पूर्वांचल के ही उनके करीब 6 दौरे हुए हैं और 28 दिसंबर तक उनके 4 दौरे और होने हैं। जनवरी के शुरू में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 दूसरे आयुक्त चंडीगढ़ में पंजाब को लेकर के मीटिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। जाहिर है अब अन्य राज्यों की राजधानी में भी वो जाएंगे और जो एक औपचारिकता होती है चुनाव से पहले, उसको पूरी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश पर इस तरह से फोकस करने को लेकर के जो उनके विरोधी हैं और जो एक इकोसिस्टम है दिल्ली का, वो तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा है। प्रशांत किशोर के कुछ बयान आए हैं और एक बयान ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए नाविका कुमार ने उनसे पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2017 से भी ज़्यादा बड़ा जनादेश मिल सकता है, और इस पर उन्होंने कहा कि मिल सकता है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो उन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने लेखक, मार्मिक के पूर्व संपादक और कॉलमिस्ट भाव तोरसेकर। भाव, बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाव, सबसे पहले तो मैं यही आपकी टिप्पणी चाहूंगा, प्रशांत किशोर का ये कहना कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2017 से भी ज्यादा समर्थन मिल सकता है, बड़ा जनादेश मिल सकता है, इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो खुद स्ट्रेटेजिस्ट है और वो जब बोल रहे हैं तो उसका उनका कोई गणित होगा और मुझे वो सही लगता है। जो उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। मैं तो कहीं घूमता नहीं, वो तो घूमते हैं। कुछ उनकी कंपनी है, उनके कुछ हजारों लोग उनको मदद करते हैं असेसमेंट करने में। मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी मैं जो आकलन, पॉलिटिकल आकलन करता हूँ, वो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात साफ है। जी। जो कुछ वो करना चाहते हैं, तो वो कहना चाहते, वो बात सीधी सादी है कि उनका आकलन मुझे सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है। क्योंकि पिछले चुनाव में मोदी जी की पॉपुलैरिटी पर जीत गए थे। इस वक्त जो है वो क्या कहते उसको, काम पर जीतना चाहते। जिस ढंग से मोदी जी घूम रहे, आपने दोनों रेफरेंस दिए कि मोदी जी लगातार जी। दौरे कर रहे हैं और प्रशांत किशोर का ये आकलन, ये दोनों मिले जुले लगते हैं। क्योंकि मोदी जी का एक तरीका होता है, आपको याद होगा, दंगों के बाद उन्होंने गुजरात जीता था और गुजरात जीतने के बाद 2002 में, 2007 के चुनाव में वो अपना काम लेकर गए थे। अपनी जी। पॉपुलैरिटी, हिंदुत्व, ये चीजें मोदी ने नहीं उठाई 2007 में या 2012 में। हाँ, अगर कोई छेड़ेगा तो उसका जवाब दिया, लेकिन खुद उन्होंने, मोदी ने कभी भी हिंदुत्व या अपनी पॉपुलैरिटी का जिक्र गुजरात में नहीं किया था। और अगर 2014 में देखे तो वो पॉपुलैरिटी पर जीते थे। 2019 में फिर वो काम लेकर गए कि भाई जी। हमने इतने शौचालय बनाए, इतने गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी। वो काम लेकर गए, डिलीवरी पर गए। तो इस वक्त का चुनाव जो है वो डिलीवरी पर है। और जब डिलीवरी का मतलब आता है, रेफरेंस आता है, तो देखा जाएगा कि 2007 से लेकर 12 तक मायावती ने क्या डिलीवर किया। तो बढ़िया जी। हाथी की मूर्ति बनाकर
बगीचे बनाए या कोई उद्यान बना दिया, या अखिलेश ने क्या किया 12 से 17 तक, तो डिलीवरी की तुलना हो, इस ढंग से मोदी जी जा रहे हैं। अगर अपोजिशन पार्टी ये समझ नहीं पाएगी, या मोदी के जो विरोधी है वो मीडिया में हो या पॉलिटिकल पार्टी में हो, वो अगर ये समझ नहीं पाए कि मोदी जी क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते, क्या पेश कर रहे, तो उनकी खिलाफत करना उनके लिए आसान नहीं है, और इसलिए हार जाएंगे। अगर मोदी जी को 2017 से बड़ी, योगी और मोदी जी को बड़ी कुछ संख्या में रिस्पांस मिलता है, 300 से ज्यादा सीट जो ऐसे प्रशांत किशोर बोल रहे, तो मैं मानूंगा वो तो गिफ्ट होगा अपोजिशन से। देखो, एक बार जी जी। कोई चुनाव जीत कर आता है तो 300 सीटें मिली है, उसके बाद अगर रिपीटेड 300 से ज्यादा सीटें मिलती है तो वो ज्यादा सीटें होती है, वो अपोजिशन ने दिया हुआ गिफ्ट होता है। और प्रशांत किशोर वो बोल रहे हैं कि अपोजिशन बीजेपी को गिफ्ट दे रहा है। और भाव 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी चेहरा नहीं थे। पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप जिस तरीके से उभर करके सामने आई है, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनकी डिमांड रहती है। यहाँ तक के हैदराबाद के ग्रेटर जो हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव थे, उनमें भी उनकी डिमांड थी। बाकी राज्यों में भी वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ का एक और जो ब्रांड जुड़ गया है, ये भी एक वजह मानते हैं प्रशांत किशोर के 2017 के मुकाबले बड़ा जनादेश मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूं कि 2017 में मोदी जी ही चेहरा थे, आज मोदी जी चेहरा नहीं है। मोदी जी बोल रहे, बोलेंगे कि भैया मैंने तो पिछले समय आपको बोला था कि मैं अच्छा चीफ मिनिस्टर दे दूंगा, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूं नहीं, लेकिन मैं आपको डिलीवरी करने वाला चीफ मिनिस्टर दे चुका हूं। और आज उसने क्या डिलीवर किया वो बताने आया हूं। तो आपको मुहर उस पर लगानी है कि आपको मायावती चाहिए, अखिलेश चाहिए या योगी चाहिए। तो जो हम प्रोजेक्ट देखते हैं, हम स्कीम देखते हैं, परियोजना देखते हैं, उसके बजाय हम इस डिलीवरी का मतलब एक समझिए आप कि मोदी जी ने एक नया चेहरा डिलीवर किया है, जो योगी का चेहरा है, और जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं और दूसरे राज्यों में भी उसका एक आकर्षण है। अच्छा, एक बात है कि योगी जी का यूपी के बाहर का चेहरा जो है वो कट्टर हिंदुत्ववादी है, लेकिन जी। योगी जी का जो यूपी में चेहरा है वो डिलीवरी का चेहरा है। दो चेहरे हैं, सही। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि बाहर के राज्यों में बोल रहे तो वो जिस ढंग से ये सेक्युलर वगैरह नाटक चलता है, इस्लामी आक्रामकता चलती है, उसको जवाब देते हैं। इसके लिए उनको हैदराबाद में, महाराष्ट्र में या बंगाल में उनकी चाह होगी, डिमांड होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी का चेहरा है वो हिंदुत्व का चेहरा नहीं है, वो कुछ योजनाएं डिलीवर करने वाला चेहरा है। भाई इतने एयरपोर्ट हो गए, हाईवे हो रहे हैं, गांव गांव तक बिजली पहुंची है, कुछ किसानों को कुछ मिला है, कुछ महिलाओं को कुछ मिला है, वो डिलीवरी का चेहरा है। और यूपी बाहर का जो योगी का चेहरा है वो हिंदुत्व का चेहरा है। ये फर्क हमें समझना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। मेरे सामने एक लिस्ट है। 20 अक्टूबर को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके 5 दिन बाद 25 अक्टूबर को पूर्वांचल के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। फिर 16 नवंबर को सुल्तानपुर में लखनऊ गाजीपुर का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन किया। 7 दिसंबर को 9,600 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। गोरखपुर में एक बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट उन्होंने जो है समर्पित किया। फिर 11 दिसंबर को सरयू कैनाल का लोकार्पण किया, जो गोंडा, बलरामपुर, बहराइच सहित 9 जिलों के किसानों का भला करने वाली है। 13 दिसंबर को बनारस में काशी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्व को समर्पित किया।
ये 6 कार्यक्रम उनके और 6 के 6 विकास योजनाओं से जुड़े हुए। तो ये जो अखिलेश यादव के बयान आते हैं कि मोदी जी ठीक जगह पहुंच गए हैं, अंतिम समय में लोग बनारस ही पहुंचते हैं क्योंकि उसको मुक्ति धाम भी बोला जाता है। अब वहां रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये इनकी कुंठा है, ये इनकी बौखलाहट है, परेशानी बढ़ बिल्कुल है, रही है। बिल्कुल है। ये समझ नहीं पा रहा है कि जो इंसान 7.5 साल पहले वहां पहुंचा है वो अभी पहुंचा है बोल रहे हैं। अगर आप अखिलेश का जो बयान है वो समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी जी ठीक जगह पहुंचे, लेकिन कब पहुंचे, पहुंचे कब है? तो 2017 के 2014 के फरवरी अप्रैल वगैरह महीने में पहुंचे, पहले सही है। एप्लीकेशन भरने पहुंचे थे। तो इनको 7.5 साल बाद पहुंच समझ आ रही कि अरे अच्छा मोदी तो यहां पहुंच गए। तो मोदी तो 7 साल पहले पहुंचे, इनको अब नींद खुल गई है। अरे मोदी, और उस वक्त क्या बोलते थे आपको याद होगा, उस वक्त अखिलेश चीफ मिनिस्टर थे और क्या बोलते थे, क्या बोलते थे उस वक्त कि सदी का महानायक जो है अमिताभ बच्चन, वो गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद करे बोलते थे। याद हो आपको? जी 7 साल जी। पहले। तब ये गुजरात का गधा मन कहते थे और बोलते हैं कि ये अब वाराणसी पहुंच गए। जब मोदी जी वाराणसी पहुंच गए थे तब ये गुजरात का गधा ढूंढ रहे थे। और आपने जो सब परियोजना गिनाई, इसमें फर्क आप समझिए। आपने जी। बहुत सारी परियोजनाएं गिनाई, इसका भूमि पूजन किया ऐसा आप नहीं बोल रहे, इसका शुभारंभ किया नहीं बोल रहे, आप लोकार्पण बोल रहे। यानी ये बिल्कुल परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी हैं सारी। इस और लोग इसका इस्तेमाल शुरू करें, इसके लिए सौंप रहे लोगों को। इसके पहले हम देखते थे कि जब चुनाव आता था तो कहीं ना कहीं भूमि पूजन करो, कौन शिला बिठा दो, शिला पूजन करो, ये होता था। ये पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि योजना पूरी हो गई उसका लोकार्पण कर रहा हूं मैं। ये फर्क है। आपको याद होगा, हम जब बोलते हैं कि भाई पिछले समय 300 सीटें मिली थी, फिर 2019 में मोदी जी को 300 सीटें लोकसभा में मिल गई, ये हम बोलते, लेकिन हम ये ध्यान में नहीं रखते कि 2014 में मोदी जी लोकसभा का प्रचार कर रहे थे। उस वक्त मोदी जी क्या बोलते थे आपको याद है? जी जी। क्या अरे आपके गांव में चर्चा सुनता हूं कि भाई बिजली आई थी, बिजली है, कितने दिन आई थी, कितने घंटे आई थी, कितने दिन चल रही थी। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। और आपको याद होगा तो 2017 की या 2014 की जो चुनाव प्रचार चल रहा था मोदी जी का या लोकसभा का, तो उस वक्त क्या चर्चा होती, बिजली सड़क पानी। बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। 2019 के चुनाव में ये तीनों शब्द नहीं थे, ना मोदी की चर्चा में थे, मोदी जी के प्रचार में थे, बीजेपी के प्रचार में थे, ना अपोजिशन के प्रचार में थे। वरना जी जी। आपको याद होगा 2000 2003 के दिसंबर में, यानी 8 साल पहले, 8 साल भी नहीं, कितने 18 साल हो गए, जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, दिल्ली का चुनाव हुआ था 2014 की बात, 2003 की बात कर रहा हूं मैं। जी जी। उस वक्त बोला गया था मध्य प्रदेश में उमा भारती जीत कर आई तो बीएसपी के कारण जीत कर आई। बीएसपी का मतलब क्या है? बिजली, सड़क, पानी। यानी हम्म। 2003 से 2014 के चुनाव तक एक ही बात पर प्रचार होता था, बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी। 2019 से चुनाव प्रचार में बीएसपी यानी बिजली, सड़क, पानी की चर्चा बंद हो गई।
तो मोदी जी डिलीवरी की बात करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, उसका मतलब आप समझिए। एजेंडा कितना बदल, एजेंडा पार्टी का नहीं होता, बीजेपी का या कांग्रेस का नहीं, चुनाव का एजेंडा मोदी जी ने बदल लिया है। तो प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि मोदी ने चुनाव का एजेंडा बदल दिया। वो आज तक ना अखिलेश समझ पा रहे, ना तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी समझ पा रहे। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अगर 300 से ज्यादा सीटें मिल जाती है तो अपोजिशन का गिफ्ट मानना उसे, वो बीजेपी की कमाई नहीं होगी, वो अपोजिशन का गिफ्ट होगा। भाव क्या ये विपक्षी दल जानबूझ करके मोदी के हिंदुत्व को उछालते हैं, जबकि जैसा अभी आपने कहा, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण, पूर्वांचल के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण, गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ती है। इसके अलावा गोरखपुर में बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट कारखाना, वो समर्पण, कई परियोजनाओं का समर्पण, फिर सरयू कैनाल का लोकार्पण। यानी अलग अलग प्रोजेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, सरयू कैनाल है, फर्टिलाइजर प्लांट है। जो विकास योजनाएं हैं, और ये मैं इसको भी विकास योजना ही मानता हूं, जो काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, मंदिर का नया फिर से गौरवान्वित किया गया है, उसको उसका गौरव, उसका सम्मान लौटाया गया है। तो क्या ये सब चीजें बैक ड्रॉ मतलब पर्दे के पीछे करके केवल ये शो किया जाता है कि गंगा में स्नान कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी चीजों की अनदेखी कर रहे हैं? ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ये मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। देखिए एक मेरा दोस्त है मुस्लिम, उसके साथ मेरा हिंदुत्व पर चर्चा और झगड़ा, मानो झगड़ा ही बड़ा ये हो गया था। तो मैंने बोला भैया, मैं तो, मेरा नाम ही गणेश है, गणेश भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, लेकिन दिन में 5 बार राम ही सबसे बड़ा भगवान है मुझे नहीं बोलना पड़ता, आपको अल्लाह अकबर क्यों बोलना पड़ता है? तो हैरान हो गया, बोला क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने बोला मेरा गणेश हो या हनुमान हो या राम हो या विष्णु हो या और कोई हो, उसको मालूम है वो ग्रेट है, मुझे भी मालूम है वो ग्रेट है, हमको चिल्लाना नहीं पड़ता। आपको क्यों चिल्लाना पड़ता है? आप दिन में 5 बार ये क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपका जो गॉड है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें है। तो इसलिए जो सेक्युलर है उनको, उनकी जो विचारधारा है उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए बार बार हिंदुत्व का डर है, हिंदुत्व का डर है, चिल्लाना पड़ता है। अब तो राहुल गांधी यहां तक आ गए कि हिंदू जो है उसको हिंदुत्व से ही डर है, कहां तक पहुंच गए। तो मोदी जी को हिंदुत्व की जरूरत नहीं, मोदी जी बिल्कुल उनको मालूम है हिंदुत्व कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ विकास योजना इस्तेमाल करना है। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में जब अमित शाह को प्रभारी बनाया गया था यूपी का, तो पहले अयोध्या गए थे, बोले कि देखो इनका एजेंडा मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, ये चिल्लाना शुरू हो गया था। ना मोदी जी ना अमित शाह उस पूरे 2014 के प्रचार दौरान कुछ बोले नहीं मंदिर पर, यही तो चिल्ला रहे थे। यानी जी। हिंदुत्व का या मंदिर का प्रचार जो है वो अपोजिशन करती है, तो वो करे, वो तो काम मोदी जी ने उन पर सौंप दिए। मोदी जी को हिंदुत्व पर बोलने की जरूरत नहीं है, ये यही तो चिल्लाएंगे। तो क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है भाई, सेक्युलरिज्म या जो कुछ है प्रोग्रेसिव आइडियाज है वो देश को या समाज को आगे लेके जाएगी, इसके लिए ये परियोजना हो सकती है, ये बोलने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। मोदी जी के
हर 6 महीने में किसान के पास तो पहुंच गए। राहुल गांधी के 72,000 कहां है, वो खुद भी भूल गए। न्याय याद है ना आपको? बिल्कुल। हर गरीब को 72,000 देने वाले थे, हर महीने 6,000, 12 महीने के 72,000 कहां गए? बाकी के छोड़ दो यार, राजस्थान में ही दे देते, छत्तीसगढ़ में दे देते, पंजाब में दे देते, क्यों नहीं दिया भैया? क्योंकि इनके पास डिलीवरी के लिए कुछ नहीं है, और मोदी जी योजना डिलीवर करते हैं और लोगों के पास योजना पहुंचती है, ये फर्क है। तो हिंदू तो देखिए, एक बात होती है, तो आप ओमकार चौधरी तो नाम सुना तो पता चलता है हिंदू है, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। गणेश स्टोर से कर, तो गणेश नाम आ गए तो हिंदू है बोलने की। वैसे मोदी जो आरएसएस के है, बीजेपी के है, वो जाके बाबा भोलेनाथ के सामने बैठेंगे, केदारनाथ के पास जाकर बैठेंगे, तो पता चलता है उनको डिम डिम नहीं पिटना पड़ता कि मैं भी हिंदू हूं। राहुल सही। गांधी को मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, वैसे मैं भी हिंदू, मैं भी हिंदू बोलना पड़ता है। प्रियंका गांधी को डुबकी लेनी पड़ती है, राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ता है। आपने कभी देखा मोदी जनेऊ पहनकर कहीं घूमते हैं? नहीं, जरूरत नहीं होती, नहीं होती। उनका मन करता है तब जाते हैं, चुनाव में नहीं जाते। चुनाव खत्म होने के बाद जाते हैं केदारनाथ, बिल्कुल ये सही। फर्क है। वोटिंग खत्म हो गई, गिनना बाकी है वोट, उस वक्त गए थे। ये भी जिनके दिमाग में नहीं पहुंचता, वो क्या आकलन करेंगे, वो क्या विश्लेषण एनालिसिस करेंगे? तो चिल्लाने दो, कोई बात नहीं। और भाव कई बार लगता है कि ये लोग कितना सतही तौर पर सोचते हैं और फिर बयान देते हैं। अभी केदारपुरी का जो कायाकल्प हुआ है, बाबा केदारनाथ के पूरे परिसर का, और देखिए वहां पर आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा लगाना और उनको स्मरण करना, उनको श्रेय देना कि जो 4 पीठ हैं, जो 4 धाम हैं, उनमें आदि शंकराचार्य का कितना बड़ा योगदान था। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का समर्पण करने के साथ-साथ उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उनके सामने जाकर के कुछ समय बिताया। अपने भाषण में भी उन्होंने न केवल अहिल्याबाई होलकर की तारीफ की, उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको याद किया, उनके प्रति श्रद्धानत हुए। महाराजा रणजीत सिंह का उल्लेख किया कि जब इस मंदिर को तोड़ा गया था विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसको बनवा करके इसका 24 मन का सोने का छत्र बनवाया था। और उन्होंने इसके अलावा जो है, जो आप कह सकते हैं कि जिन जिन का कंट्रीब्यूशन था इस मंदिर के पुनर्निर्माण में, उन सबको स्मरण किया, याद किया। तो क्या ये पंजाब से बनारस को, केरल से केदारनाथ को, मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों को, उनके महापुरुषों को एक साथ जोड़ करके जो एक एकता का एक संदेश होता है, वो नहीं दिया है बिना बोले प्रधानमंत्री मोदी ने? तो दो दिया है। देखिए, एक बात ऐसी होती है कि हर अभी हमारे यहाँ हजारों टीवी चैनल बन गए, कुछ कुछ हो गया है, लेकिन वो जो चैनल चलाते हैं, तो वो सिग्नल पास ऑन करते, और सिग्नल पकड़ने वाली मशीन आपके पास नहीं होगी तो आपके पास वो सिग्नल नहीं आएगा। मोदी जी ऐसे भाषण करके, ऐसी कृतियां करके जो सिग्नल देते हैं, वो रिसीव करने की अगर मशीनरी या सिस्टम इन पत्रकार मीडिया के पास अगर नहीं होगी, तो उसका वो गलत उनके पास सिग्नल जाएगा तो भी क्या होगा? हम देखते हैं ना कि हमारे पास समझो एक जो चाहिए वो सॉफ्टवेयर नहीं होता, और हमने वो कुछ डाउनलोड किया तो हमको अलग 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 सिंबल दिखाई देते, जो चाहिए वो तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो जी। चाहिए वो सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो मोदी जी जो बोलते हैं वो
समझने वाले लोग बहुत सारे करोड़ों है, उनको समझता है, उनका मत बनता है, वो वोट देते हैं। अब जिनको समझना ही नहीं है, जिनको समझना ही नहीं है, तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। आप अगर अभी टीवी चैनल के, डिश चैनल के जो कुछ पैकेज होते हैं, आप एक पैकेज ले लो और उस पैकेज में जो चैनल नहीं है वो लगाने की कोशिश करो तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये सब मीडिया हाउसेस है, उनको वो प्रॉब्लम हो गया, वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे अगर टाइम्स नाउ देखना है, आज तक देखना है, तो वो दिखाने वाला पैकेज होता है, वो लेना पड़ेगा। हम सोनी टीवी का पैकेज ले लेंगे और उसमें टाइम्स नाउ देखने की कोशिश करेंगे, तो उस पैकेज में टाइम्स नाउ होता ही नहीं, दिखाएगा कैसे? तो फिर ये बोलते हैं ये तो उल्लू बना रहे भैया, हमने तो लिया था और उसमें अभी क्या बोलते, तो ये उनकी गलती है। और मोदी जी उनको समझाते बैठेंगे नहीं, मोदी जी बोलेंगे खुश रहो भैया, पुश करो खुश रहो, जो ऐड आती है ना कुछ मच्छर के लिए, तो बोलते हैं पुश करो खुश रहो। तो ये जितना अपना एजेंडा पुश करते रहेंगे और खुश रहेंगे, और चुनाव का रिजल्ट आया तो बोलेंगे ये तो मोदी की पॉपुलैरिटी थी, ये तो हिंदुत्व था, और फिर अपने तरीके से उसका आकलन करेंगे। भाव, आप इस घटना को कैसे देखते हैं जो मोदी जी कर रहे हैं, खामोशी के साथ कर रहे हैं? केदारपुरी का पूरी तरीके से कायाकल्प, 2013 की जो घटना हुई थी, जो प्रलय आई थी, उसके बाद लगा था कि जैसे पूरा केदारनाथ धाम जो है वो ध्वस्त होकर के रह गया है। जो उसके पहुंच वाले रास्ते हैं वो भी बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन वहां पर रहने तक की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है वहाँ रजिस्ट्रेशन करना, तमाम चीज़ों की मतलब उसको एकदम निगमित कर देना, सुचारू कर देना, एक मतलब जिसको कहते हैं कि रजिस्टरबद्ध करके और सबकी यात्रा को आसान करना। दूसरे, जो कुछ अयोध्या में चल रहा है, दिसंबर 2023 तक भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा, उसमें दर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्य रूप प्रदान करना, वही गौरव लौटाना जो सदियों पहले था, जो अतिक्रमण की वजह से बहुत सारे मंदिर, 27 मंदिर घरों के अंदर कैद होकर के रह गए थे, उनको मुक्त कराना एक तरीके से एक संदेश है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का। किस दृष्टि से देखते हैं आप इसको? नहीं, संदेश तो इसमें बहुत है, लेकिन हम एक बार, मुझे 2014 में कई एक भाषण मैंने मोदी जी का सुना था, तो उसमें ये सब बातें बोलते थे, लेकिन एक बीच में उन्होंने एक दो बार सेंटेंस बोला था, अरे यार गुजराती हो तो उसमें भी बिजनेस निकालूंगा। तो आप जी जी। देखिए कि ये हजारों साल का धरोहर है, हेरिटेज है हमारा। दुनिया भर से जितने टूरिज्म चलता है, वो टूरिज्म का बजट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। तो उसमें दुनिया में अगर जिसको टूरिज्म करना है, उसके लिए 35-40% से ज्यादा जगह इंडिया में, भारत में है, लेकिन हमने उसके लिए कोई सुविधा ही खड़ी नहीं की। इसलिए हमारे पास जितना दुनिया भर का टूरिज्म का बजट है, उसमें से 1% आता है। कल्पना करो कि अगर उसमें से 10% आ गया तो क्या हो जाएगा। आज जो वाराणसी, ठीक है, हमारी जो धारणा है, धार्मिक धारणा है, आस्था है, उसके लिए एक संदेश है उसमें, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वहां के आसपास रहने वाले लोग जो है वो पर्यटन व्यवसायी बन जाएंगे। उनका उत्थान कितना होगा, उनको देखो, अभी यूपी के बहुत सारे लोग, जमीन कम हो गई है तो रोजगार ढूंढने केरल तक जाते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, गुजरात तक जाते हैं। वो अगर वहां पर्यटन व्यवसायी बन जाते हैं तो मुंबई की गर्दी कम हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी, कितने प्रॉब्लम, और वहां पैसा आना शुरू हो जाता है। इंडस्ट्री जो अलग अलग इंडस्ट्री हुई है, तो दुनिया में अगर 10% टूरिज्म अगले 5 साल में इंडिया में आ जाता है तो कितने अरबों का बिजनेस होगा, ये सोचिए आप। हवाई जहाज चलेंगे, होटल बनेंगे,
वहां नौकरियां पैदा होगी, वहां छोटे छोटे हस्तकला जो बनाते हैं, हाथ से बनाने चीजें, वो दुनिया भर जाएगी। कितना होता है। तो एक तरीके से आस्था भी संभाली जाती है, दूसरी तरीके से अर्थ चक्र भी शुरू हो जाता है। तो मोदी जी इस ढंग से सोचते कि भाई इसमें डाल रहा हूं तो उसमें निकलेगा क्या, सिर्फ आस्था। एक नारियल लेके जाएंगे, मत्था टेकेंगे, वापस आएंगे, बिल्कुल नहीं। उसमें कितना, दुनिया भर के, आज ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 करोड़ इंडियंस अब्रॉड रहते, उसमें से कितने लोग आएंगे, आते जाते हैं, लेकिन वो इस जगह जाएंगे और उनका प्रचार देखकर दुनिया भर के और 10-15 करोड़ लोग इस हेरिटेज साइट्स को भेंट देने आएंगे। उन्हें डॉलर्स खर्चा करेंगे, पाउंड खर्चा करेंगे, तो कितना ये हो जाता है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी है। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। आस्था तो हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, लेकिन दुनिया भर के लोगों के लिए, अरे बाप रे बाप, 1000, 1200, 1700 साल पुराने मंदिर है, ये कब बनाए गए, वो देखने के लोग आ जाएंगे। सही लेकिन वो बात आ है। जाएंगे तो वो पतली गली से निकलेंगे कैसे, इसके लिए वो कॉरिडोर बना है, वो हम नहीं समझेंगे। तो मोदी जो कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग मायने हैं, हमको वो सब मायने समझना चाहिए, तो हम उससे से कोई निचोड़ निकाल सकते हैं। और और इसका भाव एकत्रित परिणाम जो है, वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में होगा, वो पंजाब में होगा। तो कनेक्टिविटी इमोशनल है, आस्था की है, और व्यवहार की भी है। सही कह रहे हैं। गुजरात में जिस तरीके से स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई और पिछले साल के आंकड़े आए थे, ताजमहल से भी ज्यादा लोग उसको देखने के लिए आए। एक देखिए, ऐसी जगह विकसित कर दी गई जिससे गुजरात को कितना फायदा हुआ होगा। इसी तरीके से अयोध्या में सिर्फ भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा है, पूरा अयोध्या सर्किट क्रिएट किया जा रहा है, पूरे अयोध्या का विकास किया जा रहा है। सारे राज्यों को वहां अपने भवन बनाने के लिए जमीन दी जा रही है, उद्योग धंधों को आमंत्रित किया गया है वहां पर। इसी तरीके से मतलब अलग अलग जगहों पे, अब बनारस को देखा हमने, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात को 1:30 सवा बजे रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और वो स्टेशन एकदम बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से वहां की सड़कें, वहां एक्सप्रेस वे, वहां का एयरपोर्ट, मतलब पूरी कायाकल्प ही कर दी है एक तरीके से बनारस की। यही हाल अयोध्या में होने वाला है। थोड़ा उल्टा सोचिए। हमारे यहाँ जो जी जी। टूरिस्ट कंपनियां चलती है, वो बोले सिंगापुर पैकेज, हांगकांग पैकेज बनाते हैं ना, दुबई पैकेज। आप उल्टा सोचो, ऑस्ट्रेलिया में कोई बोलेगा अयोध्या पैकेज, बनारस पैकेज, या और कोई महाराष्ट्र का पैकेज बनाएंगे। और वहां के जो टूरिस्ट है, वो एक साथ समझो 20, 50, 100 टूरिस्ट सिर्फ अयोध्या के लिए आएंगे, अयोध्या देखकर वापस जाएंगे। बनारस आएंगे, बनारस देखकर वापस जाएंगे, क्योंकि 15-20 दिन में वही इलाका देखकर खत्म होने वाला नहीं है। सिंगापुर जो हम बोलते हैं, तो सिंगापुर, मलेशिया, वो क्या है, 8-10 दिन का होता है। तो हमारे यहाँ जो ये बनारस हो या अयोध्या हो या महाराष्ट्र के अजंठा वेरूळ हो, वो बन जाएंगे। तो क्या आपने बोला कि जो पुराने जमाने का आगरा और ताजमहल है, उस पर ये कमाते रहे, इन्वेस्ट क्या किया, कुछ नहीं किया। शाहजहां ने कुछ ताजमहल बनाया, हम उस पर सिर्फ पैसा कमाते बैठे, हमने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया। लेकिन आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं, तो उस पर इतना खर्चा हो गया, इतना ये हो गया, चिल्लाते थे। आज जो इनकम आ रहा है, उस पर कौन बोलेगा, वो नहीं बोलेंगे, ये बातें छुपाएंगे। तो करते रहो। देखो, एक बात होती है, ओमकार चौधरी को जो अनुभव आता है, वो उस पर ज्यादा निर्भर होता है, ना कि किताब में क्या लिखा है। किताब में लिखा है कि अरे ऐसा ऐसा हो गया, इसका मतलब आपको कुछ बर्ड फ्लू हो गया, और असल में आपको सर्दी हो गई है और न्यूमोनिया हो गया और कोई हो गया। तो असल में जो हुआ वो डॉक्टर बताता है। तो किताब में अटके तो अटके रहने दो, अटके रहे, कोई बात नहीं। मोदी जी उनकी परवाह नहीं करते, इसलिए मोदी जी अपना काम करते रहते।
और भाव इस घटना को भी गलत तरीके से मीडिया में प्रचारित करने की कोशिश की गई। 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को काशी बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसके बाद उनमें से अधिकांश ने अयोध्या की भी यात्रा की। और उनमें से कुछ मुख्यमंत्रियों ने कहा भी कि हम तो यहाँ से कुछ सीख लेकर के जा रहे हैं कि शहरों का विकास इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन उसको भी मतलब हिंदुत्व से जोड़ा गया, पूजा पाठ से जोड़ा गया, अयोध्या या काशी में जो एक इन्होंने एक आडंबर खड़ा कर रखा है विचारों का, उसके साथ जोड़ा गया। जबकि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ का दौरा इसलिए कराया गया और यहाँ आकर के हमें अच्छा लगा कि किसी शहर का किस तरीके से विकास किया जा सकता है। हम भी अपने अपने राज्यों में जाकर के इस तरह की कोशिश करेंगे। नहीं, ये देखिए, हम कभी तो एक एपिसोड ऐसी बातों पर ही करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, छोड़ दो, उनको बोलने दो। ये तरीका होता है, आप समझो, आपके मन में गिल्ट फीलिंग करना, अपराध गंड पैदा करने की ये कोशिश होती है। अरे आप हिंदू होकर उधर गए, आप कैसे हिंदू है? आप एक सोचिए, यार मर्द होकर रो रहे, अरे क्यों मर्द नहीं रो सकता? मर्द को वेदना यातना नहीं होती, दुख नहीं होता। लेकिन ये अरे मर्द होकर रो रहे हो औरत जैसे, यानी सिर्फ औरतें रोनी चाहिए? दुख होता है तो इंसान है, उसकी नेचुरल रिएक्शन है, वो रोएगा। लेकिन इस ढंग से बनाया जाता है, अरे मर्द होकर रो रहे हो तुम। ये जो तैयार होता है ना कि आपको दुख हुआ है फिर भी रोना नहीं, ये क्या बात हुई? तो ये लोग ये पैदा करना चाहते हैं। हम उल्टा बोलना चाहिए। हमें अगर चर्चा करनी है, ये बेशरम हिंदू होकर ऐसी भाषा बोलता है, क्यों ना हम उस पर चर्चा करें। हमको वैसी चर्चा करनी चाहिए कि राहुल गांधी कभी खड़े हो गए, कभी राजदीप सरदेसाई खड़े हो गए कि मैं हिंदू हूं और इसलिए अगर हिंदू कुछ करता है मैं उसके डिफेंस में खड़ा हो जाऊंगा? बोलते नहीं बोलते। मुस्लिम जर्नलिस्ट देखो, जर्नलिस्ट हो गए आप 10 मुस्लिम जर्नलिस्ट खड़े करो, 10 मुस्लिम आर्टिस्ट खड़े करो, ये कोई मुस्लिम अगर कुछ गैर लागू करता है, गलत करता है, तो इसके खिलाफ बोलने में आगे नहीं आते। तो क्या हम उस मुस्लिम जर्नलिस्ट को सामने से बोलते तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या हो गया है? जो कुछ हुआ है उसकी शर्म महसूस नहीं होती? ओसामा बिन लादेन मुस्लिम है, क्यों नहीं तुझे शर्म आती है? और हमारे खड़े हो जाते, क्या अशेम्ड? क्यों भैया अशेम्ड हो गए? एक नालायक ने कुछ गलती की, वो गलती से हिंदू था, हमें उसकी शर्म नहीं होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन हिंदू ही अपनी बेशर्मी दिखाने के लिए आगे आएंगे, तो हम उस पर चर्चा क्यों करें? हम जोर शोर से मैं बोलूंगा, हाँ मेरा प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, उस पर मुझे गर्व है। मैं तो बोलूंगा कि हमें अब नई स्लोगन चाहिए, गर्व से कहो हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है। ये स्लोगन क्यों नहीं बनाई जाए? हमारा प्राइम मिनिस्टर सेक्युलर नहीं है, हमारा गर्व से कहो हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है। पहली बार हुआ है सही। ना, उसका गर्व में हम उस पर चर्चा करेंगे, ना कि वो उंगली उठा रहे। जब हम जोर शोर से बोलेंगे हाँ हमें अभिमान है, हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू है और हिंदू है दिखाने के लिए वो शर्माता नहीं, इसके लिए हमें उसका गर्व है, ये बोलना चाहिए। हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए, हमें उसका एजेंडा बनाना चाहिए, ना कि वो हमारे मन में गिल्टी फीलिंग पैदा करते उस पर चर्चा करनी चाहिए। जोर शोर से हम शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उसे उठा कर लेंगे कि गर्व से कहो हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, गर्व से कहो हमारा प्राइम मिनिस्टर सेक्युलर नहीं है, क्योंकि हिंदू ही सेक्युलर होता है और कोई सेक्युलर नहीं होता।
भाऊ, आपकी बात से मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण होना था, तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने वाले थे और नेहरू ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की थी और इतने चिढ़ गए थे कि पीआईबी से उनका प्रेस नोट जारी नहीं होने दिया, आकाशवाणी से उसकी खबर प्रसारित नहीं होने दी गई। वही मानसिकता आज भी जो मुस्लिम परस्त राजनीतिक दल हैं, उनके ऊपर आज भी हावी है। बिल्कुल है। और हमको उसको हराना है, ना कि अखिलेश को या मायावती या राहुल गांधी को हराना नहीं है। वो तो मोदी जी का काम है। हमारा काम ये है कि ऐसी जो मानसिकता है मीडिया में है, बुद्धिजीवी प्रांत में है, उससे हमें लड़ना है, ना मोदी जी को लड़ना है। हम उनकी नालायकी पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, वो कैसे मूर्खता है, उस पर चर्चा करें, ना कि उसकी विवेचना करें। जरूरत नहीं। ये नालायक कैसे, ये गलत कैसे, इस पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए। आज इन्होंने क्या गलत बोला, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या वो सही है या गलत, उस पर चर्चा नहीं है। हिंदुत्व सही है और सही कैसा, उस पर चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है हमें वो शुरू कर देनी चाहिए। भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। ओशियन नेटवर्क के लिए आपने इतना समय निकाला और कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच भाव। नमस्कार। नमस्कार।